अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और ये दोनों काम करने के लिए आपने सिर्फ अपने फ़ोन पर एक उंगली लगानी है और ये दोनों काम हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बिलावल साहब की। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बहुत एक्टिव हुए हैं इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जो सीजें हैं वो सीजें मंसूर होंगे। याद रहे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चल रही हैं, अभी आता हूं मैं इसके ऊपर भी, जो करने की कोशिश चल रही है और बताया जा रहा है कि शायद इस महीने के एंड में, और फिर नून लीग की तरफ से दोबारा कुछ बयान आया है, कुछ लोगों ने बयान दिया कि अक्टूबर के एंड तक ये काम खत्म हो जाएगा। अब ये होता है या नहीं होता है इसके ऊपर एक अलग डिबेट है, लेकिन अभी तक का जो बताया गया है कि ये हो जाएगा। तो नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब बहुत एक्टिव हुए हैं इस चीज़ को लेकर। वो गए, मिले मौलाना साहब से भी, उनकी मल्टीपल मुलाकातें हुई हैं, एक नहीं दो दो मुलाकातें हुई हैं उनकी। और जो भी मौलाना साहब की डिमांड्स थी या जो भी वो बातें कर रहे थे, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिलावल साहब ने एड्रेस किया। आजकल अगर आप देखें सियासत के अंदर वो बहुत एक्टिव चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी तरीके से उनको आगे लाना चाह रही है। जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस वक्त बहुत एक्टिव चल रही है। बाकी जमातें भी हैं, बट मैं पीपल्स पार्टी की सियासत को ज़रा कुछ अलग देख रहा हूँ। तो ये क्यों देख रहा हूँ इसके ऊपर मैं एक ब्लॉग डालूंगा ज़रूर, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि जब बिलावल साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि नेक्स्ट सीजे मंसूर साहब हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। खैर, अभी ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हो रही हैं क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फिलहाल तो रुक गई हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक का पहले ऐलान किया गया, फिर बताया गया कि भाई इसी महीने के एंड तक हम इसको देखेंगे और कर देंगे। लेकिन फिर हल्कों से बातें आई हैं कि ये काम होगा अक्टूबर के एंड में। तो अभी अक्टूबर के एंड में होता है या इसी महीने में होता है, जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आती है कोई भी ये काम होता है, जैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक और बात कहा गया है कि ये जो अमेंडमेंट पास करा रहे हैं, ये उनके अंदर जो मोस्टली पॉइंट्स हैं उन पे पीटीआई एग्री है, ये बोला है ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब वो एग्री कितने हैं ये तो अभी खुल के बात सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा है मोस्टली पॉइंट्स पे एग्री हैं। आप अगर देखें, असद कैसर साहब और उनकी बाकी जो पीटीआई वाले थे वो गए मौलाना साहब से मिलने के लिए। उनकी भी कोशिश है कि वहां पर अलायंस बन जाए, और यहाँ हुकूमत की भी कोशिश है कि मौलाना साहब के साथ जो है वो अलायंस बन जाए। लेकिन सुनने में अभी तक ये आया है कुछ हलकों से कि मौलाना साहब की ज़रा कुछ डिमांड्स हैं इस बार ना, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो जाहिर सी बात है अलायंस का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको भी पता है भाई यही टाइम है, बाद में तो ये लोग आंखें सर पे रख लेते हैं। तो यही टाइम है, जो कराना है यहीं से कराओ। कल 12 रब्बिल अव्वल था, जो कि बहुत ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन। मैंने एक दिन पहले भी जो ब्लॉग डाला था उसके अंदर भी कहा था कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम उनकी सीरत पे चल सकें, उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि अपने आप से वादा करें कि हम लोग हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, आमीन। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ अफगान डिप्लोमेट की। जब तराना बजा तो उन्होंने खड़े होने की तौफीक नहीं की। इस तरह के जो लोग हैं, स्पेशली ये अफगान से जो आए हुए हैं, अफगानिस्तान वाले, और जो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ हैं, इनको फौरन निकाल देना चाहिए कंट्री से। इनको फौरन वापस भेजना चाहिए और इनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि अगर आप खड़े नहीं हो सकते किसी भी कंट्री, और कंट्रीज में जाते हैं वहां नहीं होते होंगे ये, अगर ये रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि इस आदमी को वापस भेजें। ये चीज़ पहले भी काफ़ी बार देखने में आई है। पहले जो दुबई के अंदर मैच हुआ था वहां पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे, और यहाँ पर भी अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने में आए। मेरे ख्याल में इन लोगों को ये सही एक्ट है, इनको वाकई वापस भेजना चाहिए। और ये जो कदम हुकूमत उठा रही थी अफगानियों को वापस भेजने का, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। अच्छा नाजरीन, अब मैं बात करूंगा इसराइल और फलस्तीन की जंग, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जो नेतन्याहू है वो किसी तरीके से इस मूड में नहीं है कि इस जंग को रोका जाए या इसके बारे में कोई बात की जाए। इवन किसी तरीके की बात करने के भी किसी से भी वो राजी नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि ये जंग को रोका जाए। वो बस इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जो लेबनान के अंदर कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर हजारों लोग इंजर्ड हुए हैं, बताया जा रहा है वो अमरीकी साख्त के बम हैं। 9 लोगों की अभी तक रिपोर्ट थी शहीद होने की, उससे कहीं ज्यादा हुए होंगे। एक ऑफिशियल नंबर सिर्फ वो बता देते हैं, उससे कहीं ज्यादा शहादतें हुई होती हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी करना बंद करनी चाहिए, अब इस चीज को रोकना चाहिए। ना यूएन इसके अंदर कोई रोल प्ले कर पा रहा है, ना बड़ी बड़ी ताकतें इसमें कोई रोल प्ले कर पा रही हैं। इसराइल अपनी मनमानी में लगा हुआ है। आप अगर देखें, लेबनान हो या गाजा हो या इवन ईरान के अंदर कार्रवाइयां की गई हैं,
तो ये जो मनमानी एक इजराइल ने अपनी चलाई हुई है उसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना ये जिस तरीके से नस्लकुशी कर रहा है खास तौर पे फलस्तीनियों की, उसका कोई मदावा नहीं है, कोई नहीं है उसको देखने वाला, कोई नहीं है इनको इस चीज पे रोकने वाला। तो ये काम आलमी ताकतें यूएन यही लोग कर सकते हैं कि इजराइल को फौरन लगाम डालें और रोकें इस चीज से। हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि हम उनको सजा देंगे, पनिश करेंगे, लेकिन बात यह है कि इस चीज के अंदर होता क्या है, बीच में मरता एक आम फलस्तीनी है। तो इस जंग को फिलहाल रुकवाना चाहिए, फौरी तौर पर रुकवाना चाहिए। तो नाजरीन, जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है, फिर से आप लोगों से सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट के अंदर जरूर बताना है। अब मैं जरा बात कर लेता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। खबरें हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो हैं वो राब्ते चल रहे हैं। अभी तक वो किसी हतमी एंड पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है खान साहब चाहते भी हैं कि वो बाहर आएँ और अपनी सियासत को आगे लेके चलें, तो इस वजह से वो भी काफी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो अब इसका एंड क्या होता है ये तो जैसे सामने आएगा आपको इससे भी आगाह किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो खबरें चल रही हैं वो हैं कि राब्ते चल रहे हैं। अब मैं नाजरीन बात कर लेता हूँ जैकबाबाद में जो इंसिडेंट हुआ पोलियो वर्कर के साथ, उनके साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई और फिर उनके जो घर वाले जो हस्बैंड थे उन्होंने भी कारोकारी का इल्जाम लगा के उनको निकाल दिया। बहुत ही वो बुरे हाल के अंदर हैं, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी थी वो पोलियो वर्कर्स के साथ सिर्फ एक ही बंदा था, वो भी आर्म गार्ड नहीं था, तो वो नहीं बचा पाए उनको। तो ऐसी सिचुएशन में पोलियो वर्कर्स का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि पोलियो वर्कर्स आए उनको इज्जत दें, उनके साथ कोई बदतमीजी, बदअखलाकी, बदतहजीबी ना कीजिए। वो आ रही हैं आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, ताकि आपकी जनरेशन सेव हो सके, ताकि आप एक ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है अपने बच्चों को बचा सकें। हुकूमत के लिए, सरकार के लिए तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं। एक फलाह का काम भी है, ये पूरी जनरेशन को सेव कर रहे हैं और आपके बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो खुदारा ऐसी हरकतों से, इस तरीके की चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। टीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हेटफुल स्पीचेस हैं और जो ये इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस, ये सोसाइटी का बहुत ही मेजर कंसर्न है इस वक्त, और ये बहुत सही बात की है उन्होंने। मैं भी अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में यही बात कर रहा हूँ कि आप किसी की अंधी तकलीद में इतना आगे ना निकल जाएं, किसी भी सियासतदान की, कि आप दूसरे की जातियात पे सवाल उठाना शुरू कर दें। किसी सियासतदान को पसंद करना, किसी सेलिब्रिटी को पसंद करना, किसी को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतने ज्यादा आगे निकल जाना कि उसकी वजह से आप दूसरे लोगों के साथ दुश्मनी करना शुरू कर दें, या अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप वो बर्दाश्त ना कर सकें, या आप इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस्तेमाल करें दूसरे लोगों पर, यह चीज, ये अमल ठीक नहीं है। बर्दाश्त होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनने की भी बर्दाश्त होनी चाहिए। आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसमें इतने आगे ना चले जाएं किसी भी सियासतदान को कि आप मार कुटाई पर उतर आए हैं, और दूसरी जो अपोजिशन वाली पार्टी है आप इस चीज पे तैयार रहें कि उन पे किसी भी तरीके के ताबड़तोड़ हमले जुमलों के कर दो, या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। तो इस चीज से इज्तनाब कीजिए। इस वक्त सोसाइटी को जरूरत है तरबियत की, सोसाइटी को जरूरत है तमीज से रहने की, और जो पाकिस्तान की पहली जरूरत है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है माशी इस्तेकाम। जब तक माशी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे 25 सितंबर को IMF के साथ भी मीटिंग है, तो पाकिस्तान काफ़ी होपफुल है कि ये जो एग्रीमेंट है ये पूरा हो जाएगा, और जो पैसे आने हैं, जो बेल आउट पैकेज है 7 बिलियन की जो बात की है, वो भी पैसे उनकी तरफ से रिलीज़ करने का बता दिया जाएगा कि कैसे और कब रिलीज़ होंगे। क्योंकि जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी रोल ओवर किया है, तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन नाजरीन, कर्जा तो कर्जा है, इस कर्जे को हमें वापस भी करना है, पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा भी होना है। हम कब तक यही चीज सुनते रहेंगे कि भाई ये कर्जा ले लिया और मुल्क चल गया? अब जो टाइम है, जो हालात है, उससे कर्जों पे मुल्क नहीं चलने वाला। तो गवर्नमेंट को अब होश के नाखून लेने हैं, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो GST है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। आप इस अवाम पे कितना बोझ डाल देंगे? आप सैलरी क्लास के ऊपर कितना बोझ डाल देंगे? आप बिजली सारिफीन पे कितना बोझ डाल देंगे? एक वक्त आएगा कि वो जो पुल है जिसके ऊपर आप बोझ डाले जा रहे हैं वो गिर जाएगा। तो टैक्स कलेक्शन और किन जगहों पे करनी है वहां पर जरा नजरसानी कीजिए, ना कि जो आपने कुछ थोड़ी बहुत फील्ड्स पकड़ लिया उन्हीं के ऊपर आप टैक्स मारे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का आमिर नाज़िर रहे।